डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके पास एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं ब्रिक्स प्लस के ब्रिक्स क्या है और ब्रिक्स प्लस क्या है। असल में बी का मतलब है ब्राज़ील, आर रशिया, आई से इंडिया, सी चाइना और एस साउथ अफ्रीका। और प्लस क्या है कि इसमें कुछ 4 कंट्रीज़ शामिल हुए हैं जिसकी वजह से इसे प्लस कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ हम कवर करेंगे। तो ये चीज़ें हैं जिन्हें हम इसमें कवर करेंगे। पहला है द राइज ऑफ जियो इकोनॉमिक्स, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स मेंबरशिप, ब्रिक्स ग्रोइंग इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, बूमिंग इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड, द न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी जिसे कहते हैं, और फिर द पुश टूवर्ड्स डी डॉलराइजेशन और ब्रिक्स प्लस अ गेम चेंजर इन द एनर्जी मार्केट, और पाकिस्तान एस्पायरेशन टू जॉइन ब्रिक्स। फिर आखिर में है द प्रॉमिस ऑफ अ न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर कि ये जो नया इकोनॉमिक ऑर्डर है जिसमें जियो इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर भी जिसे कहते हैं वो क्या चीज़ है। तो असल में ये दुनिया अब शिफ्ट हो रही है जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ। पहले था वर्ल्ड ऑर्डर जो था जियो पॉलिटिक्स था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब ये शिफ्ट हो रही है जियो इकोनॉमिक की तरफ। अब जियो पॉलिटिक्स वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? जियो पॉलिटिक्स वर्ल्ड ऑर्डर ये है कि जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि कैसे जियोग्राफी, पावर और पॉलिटिक्स जो है वो ग्लोबली इंटरेक्ट करते हैं, और उसके लिए उसको अपने जो सोर्सेज हैं उन्हें अचीव करने के लिए और अपने मकासद अचीव करने के लिए जो पॉलिसी अपनाई जाती है उसे जियो पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। अब जियो इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? जियो इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर ये है कि जिसमें हम जो अरेंजमेंट इकोनॉमिक पावर का करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरी नेशंस को, ताकि उनके साथ इकोनॉमिक रिलेशंस बिल्ड हो और उन इकोनॉमिक्स रिलेशन की बुनियाद पर हमारा ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट हो और टेक्नोलॉजी हो, जिसकी वजह से हम अपने मकासद जो हैं वो उन्हें अचीव कर सकें। अब जो इस मकसद को हासिल करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है उससे हम कहते हैं जियो इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर। अब ये जो इमर्जिंग हुई है इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन की, ये एकदम नहीं हुई, बल्कि ये आहिस्ता 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 शिफ्ट हुई है, ग्रेजुअल शिफ्ट आया है इसमें। और इसका जो पहला मॉडल हुआ है वो है ब्रिक्स का। तो ब्रिक्स एज अ मॉडल भी हम कहते हैं कि जियो इकोनॉमिक कोऑपरेशन का पहला जो सक्सेसफुल मॉडल है वो ब्रिक्स है। ब्रिक्स से यही ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना और साउथ अफ्रीका है। अब वो ये था कि 2006 में ये ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना ने मिलकर एक जॉइंट अलायंस बनाया था जिसमें इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी वगैरह को अचीव कर सकें और फिर उसे हम इंक्रीज़ कर सकें। 2009 में इसमें आकर साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया। जब साउथ अफ्रीका शामिल हो गया तो ये ब्रिक्स हो गया। मकसद वही था, पीस डेवलपमेंट हो, सिक्योरिटी हो, ट्रेड हो और अपना जो इन्फ्लुएंस है वो इंक्रीज़ कर सकें ग्लोबल अरीना में। अब 1 जनवरी 2024 को यानी कि इस साल इसमें कुछ और कंट्रीज़ भी शामिल हो गए जिसमें ब्राज़ील, रशिया और इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के अलावा इजिप्ट शामिल हो गया, इथियोपिया, ईरान और यूनाइटेड अरब अमारात। जब ये शामिल हुए तो इसकी वजह से इसे ब्रिक्स प्लस कहते हैं। लेकिन इसमें इथियोपिया, इजिप्ट, ईरान और यूएई और सऊदी अरेबिया तो शामिल हुए, लेकिन जो अर्जेंटीना था, अर्जेंटीना वगैरह ने इसने अपने जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस की वजह से इनकार कर दिया। इफ़ेक्टिव डेट इसकी ब्रिक्स प्लस की 1 जनवरी 2024 ही है। और इसका इकनॉमिक इम्पैक्ट क्या आया है? इकनॉमिक इम्पैक्ट इसका ये है कि पूरी दुनिया पर तकरीबन $30.8 ट्रिलियन के प्रोजेक्ट वो हैं, तकरीबन वो लॉन्च हुए हैं। और IMF की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिक्स ब्लॉक्स जो है ये तकरीबन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 37.3% ऑफ वर्ल्ड GDP हो जाएगी 2025 में, और IMF कहता है कि 38.5% जो GDP इनकी है ये इंक्रीज़ हो जाएगी 2028 में। तो इससे इनकी अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगर हम ब्रिक्स ग्रोइंग इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस की बात करें तो इसमें एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुआ है कि जो GDP 11.9% थी 2000 में, 2021 में वो हो गई है 25.6%। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ब्रिक्स ने कितनी कंट्रीब्यूशन GDP में की है। फिर इनकी कंबाइंड GDP है ब्रिक्स की, वो 2023 में थी $27.6 ट्रिलियन, और ये रिप्रेजेंट कर रही थी पूरे
वर्ल्ड की यानी कि ग्लोबल इकोनॉमी की 31% पूरी जीडीपी को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप की बात करें तो इन 2023 ब्रिक्स ने G7 को भी ओवरटेक कर लिया था। किस तरह के 30% शेयर जो था वो ब्रिक्स का था ग्लोबल इकोनॉमी में, और ये जो शिफ्ट आया था इसने हाईलाइट किया ब्रिक्स की जो इसकी गवर्नेंस है और ब्रिक्स की जो इकोनॉमिक गवर्नेंस वो जो चाह रहा है उसको हाईलाइट किया है कि किस तरह ब्रिक्स ने G7 को भी पीछे छोड़ दिया है। यहाँ तक कि इन्होंने बस नहीं किया बल्कि एक इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन शुरू किया है, यानी कि अपना बैंक शुरू किया है जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, जिसके आगे बात होगी। इनका मकसद ये है कि हम वेस्टर्न डोमिनेशन जो है उसकी डॉलर वगैरह की उसे ख़त्म करें। अब इनका जो इंटर ब्रिक्स ट्रेड हुआ है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। सिर्फ चाइना ने जो इनके साथ ट्रेड वगैरह किया है उसकी ये एग्जांपल सामने है कि ओवरऑल ट्रेड ग्रोथ जो चाइना ने किया है ब्रिक्स कंट्री के साथ वो तकरीबन 326 बिलियन डॉलर था 2023 में। 19% इंक्रीज़ हुआ है 2022 से लेकर। और फिर चाइना ने जो रशिया के साथ ट्रेड किया है वो था 2023 में तकरीबन 240 बिलियन डॉलर। और इसी तरह जो चाइना के साथ किया है वो था, चाइना ने जो इंडिया के साथ किया है 135.98 बिलियन डॉलर जो 2022 में चाइना ने इंडिया के साथ किया। बावजूद उनके आपस में बॉर्डर क्लैशेस भी थे, इसके बावजूद उन्होंने इतने परसेंटेज जो है वो इंक्रीज़ किए। फिर चाइना के जो ब्राज़ील के साथ ट्रेड हुआ है वो था जी 165.6 बिलियन डॉलर 2022 में। और सर चाइना ने जो साउथ अफ्रीका के साथ किया है वो भी 2022 में 56.74 बिलियन डॉलर इंक्रीज़ किया है। अब इन कंट्रीज़ ने अपना एक बैंक बनाया है जिसे द न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB कहते हैं। अब इसकी इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई है? द NDB वाज एस्टेब्लिश्ड बाय ब्रिक्स कंट्रीज़ इन 2015 to mobilize resources for infrastructure and sustainable development projects in emerging markets and developing countries। 2015 में इसकी बुनियाद रखी है। अब कहते ये हैं कि ये अल्टरनेटिव टू वर्ल्ड बैंक है। क्यों? द NDB सर्व्स एज एन अल्टरनेटिव टू द वर्ल्ड बैंक फोकसिंग ऑन द नीड्स ऑफ एमर्जिंग इकोनॉमीज़, कि ये इमर्जिंग इकोनॉमीज़ जो कंट्रीज़ हैं उनकी नीड को मीट करें, उसके लिए इन्होंने NDB की बुनियाद रखी है। अब प्रोजेक्ट अप्रूवल्स की क्या डिटेल्स हैं कि since its inception the NDB has approved over 90 projects worth 33 बिलियन USD डॉलर। तो $33 बिलियन US के तकरीबन 90 प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कर लिया है। और लोन का फोकस किस पर है? द NDB हैज़ प्रोवाइडेड नियरली $33 बिलियन इन लोन मेनली फॉर वाटर, ट्रांसपोर्ट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, के वाटर पे देते हैं, ट्रांसपोर्ट पे देते हैं। $33 बिलियन इन्होंने प्रोवाइड कर दिए हैं। अब साउथ अफ्रीका से इन्होंने क्या किया है कि साउथ अफ्रीका को इन्होंने 2020 में पेंडेमिक को ख़त्म करने के लिए इन्होंने उसको लोन दिया है। दे रहे हैं, ये उस तरह नहीं है जैसे IMF देता है या वर्ल्ड बैंक देता है कि जो कुछ हम कहेंगे हम पॉलिसी आप पॉलिसी उस तरह करेंगे। बिल्कुल उस तरह की इनकी पॉलिसी कुछ भी नहीं है। अच्छा, इनका असल मकसद क्या है? असल मकसद ये ब्रिक्स का कि डॉलर की जो अजारदारी है उसे ख़त्म किया जाए। ऑक्सफोर्ड बिजनेस ग्रुप के मुताबिक 2019 में 88% ग्लोबल करेंसी ट्रेड जो था वो US डॉलर में हुआ है, लेकिन 2022 में 2022 में ये 58% जो है वो ग्लोबल करेंसी ट्रेड जो है वो डॉलर में हुई है, यानी कि उसमें कमी आई है। इसी तरह लोकल करेंसी ट्रेड हुई है। सऊदी अरेबिया और तुर्की ने अपने जो था युआन और रबल में किया है। इंडिया और UAE ने अपने लोकल जो 2023 में किया अपने लोकल करेंसी में किया है। रशिया और चाइना ने इसी तरह 2023 में 95% जो है वो अपनी करेंसी में किया है। तो असल मकसद ये है कि ताकि डॉलर को पीछे छोड़ा जाए, डी डॉलराइजेशन पॉलिसी को अपनाया जाए और डॉलर को कमज़ोर किया जाए। प्लस अ गेम चेंजर इन द एनर्जी मार्केट, चूँकि इसमें 3 कंट्रीज़ जो हैं वो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया है, ईरान है और UAE है। अब G7 जो ग्रुप है उसने 3.9% जो है वो तकरीबन वर्ल्ड को ऑयल दे रहा है। और OPEC के मुताबिक 2022 में इन्होंने 719.5 बिलियन बैरल जो है वो ऑयल रिज़र्व किया है बाकी दुनिया के लिए। तो इस लिहाज से भी जो एनर्जी मार्केट है उस लिहाज से भी इस पर काफ़ी असर पड़ेगा। पाकिस्तान एस्पायरेशन टू जॉइन ब्रिक्स,
پاکستان نے بھی اس کا ممبرشپ بننے کے لیے اپلیکیشن وغیرہ دی ہے، اپلائی کیا ہے۔ اب اس کے پاکستان کے لیے فائدے کیا ہوں گے؟ ایک تو پوٹینشیل بینیفٹ ہوگا جس نے اکنامک اس کی اسٹرینتھن آئے گی جب برکس کے وہ اس میں بلاک میں جائے گا، اور پھر ریجنل اور گلوبل پوزیشننگ بھی اس کی خاص طور پہ کافی مضبوط ہوگی۔ پھر آگے جو یہ جتنے بھی ہیں یہ ایک آل سپلائی قسم کی چین ہے، تو اس سے بھی پاکستان کو کافی فائدہ ہوگا۔ پھر خاص طور پہ سوشیو کلچرل اینڈ ایجوکیشننگ چینج اس میں آئے گا۔ لیکن اس کے لیے چیلنجز بھی ہیں، اور چیلنجز جو سب سے پہلا چیلنج ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے کہ پاکستان میں سیاسی ابتری ہے۔ اس لحاظ سے ابھی فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اگر فیوچر کو دیکھا جائے تو امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان اس کا حصہ جلدی بن جائے گا۔ دا پرومس آف اے نیو اکنامک آرڈر، برکس جو ہے یہ ایک پرومس ہے نیو اکنامک ورلڈ آرڈر کا، چونکہ جو برکس کی ایکسپینشن ہوئی ہے اس سے جو ایمرجنگ اکانومیز والی کنٹریز ہیں ان کو کافی ڈیولپمنٹ اور گروتھ ملے گی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں آئل رچ مڈل ایسٹرن اکانومیز ہیں وہ بوسٹ کریں گی، ان کی وجہ سے باقیوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ پھر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی اجارہ داری کو ختم کرنے کے لیے جو انہوں نے این ڈی بی اپنی بینک کی بنیاد رکھی ہے وہ بھی کافی فائدہ دے گی۔ اس سے ان کا ویسٹرن جو ہمارا ویسٹرن فائنینشلی جو انسٹیٹیوشنس ہے جو ان کی اجارہ داری ہے مغرب کی، خاص طور پہ ڈالر کی، وہ ختم ہو جائے گی، اور امید کی جا سکتی ہے کہ اس سے ان کے درمیان آئیڈیاز شیئر ہوں گے، نالج شیئر ہوگا، اور سوشیو کلچر وغیرہ شیئر ہو کر جو دنیا ہے ایک بیلنس کی طرف جائے گی۔